हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप जितने लोग हैं अभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, हमें पता है कि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और आप जो है क्लास 10th के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को क्लिक किए हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं भूगोल का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, जिस चैप्टर से हम लोग पहले 2 क्लास पढ़ चुके हैं। कितना क्लास जी? तो हम लोग पहले 2 क्लास पढ़ चुके हैं बच्चों, जो कि क्लास 10th के लिए भूगोल और कृषि दूसरा नंबर चैप्टर है, कृषि। ठीक है, और इस चैप्टर को हम लेकर के आए हैं इस उद्देश्य से कि इस चैप्टर को जो है सभी प्यारे बच्चों को एक एक करके पॉइंट वाइज बता दिया जाएगा, जिसमें प्यारे बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं जी। तो इससे पहले वाला टॉपिक में हम लोग मेरे बच्चों चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और उसके बाद जो है रागी और मक्का के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दलहन, तिलहन के बारे में पढ़ेंगे और इसी प्रकार जो है बागवानी वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे, बागवानी फसल के बारे में। ठीक है, और उसके बाद चाय और कॉफी के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग का संपूर्ण कृषिगत चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लेकर के आ रहे हैं बहुत ही शानदार सा टॉपिक, जो कि दाल होने वाला है जी। क्या होने वाला है जी? दाल होने वाला है। ठीक है, तो आज प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे दाल के बारे में कि आखिर दाल क्या है, कौन कौन से फसल जो है हम लोग दाल की श्रेणी में छांटते हैं। ठीक है ना, हम लोग इसी टॉपिक को आज समझेंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझेंगे बच्चों। ठीक है, तो दाल जो है सबसे पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। क्या करता है? दाल का फसल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, दाल का स्थिरीकरण करता है। और दाल जब एक बार किसी खेत में फसल को लगा देते हैं, दाल के फसल को, उस खेत में फिर दूसरा कोई फसल अगर लगाते हैं तो उस फसल को जो बाद में लगाए गए रहते हैं उसको बहुत अच्छी मात्रा में जो है नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, तो आइए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट हम लोग दाल के बारे में पढ़ेंगे क्या। तो आइए सभी बच्चे जो है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि दाल सबसे भयानक अगर स्रोत है तो किस पोषक तत्व का स्रोत है? तो हम यहाँ पे बच्चों लिखेंगे कि दाल दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। दाल जो है, अरे भैया, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, अच्छा स्रोत है। ठीक है ना, अच्छा स्रोत है। ठीक है, दाल जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। स्रोत ऐसे नहीं लिखे ना, ऐसे लिख देता हूं, स्रोत है। ठीक है, बहुत बढ़िया स्रोत है दाल प्रोटीन का। ठीक है, यानी दाल अच्छा खाने से हमें अच्छी मात्रा में क्या मिलता है बाबू? तो प्रोटीन मिलता है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट देखें बच्चों, ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि भारत में कौन कौन से हमें दाल मिलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भारत में अरहर, अरहर लिख देते हैं, अरहर, साथ ही साथ मूंग भी। ठीक है, और मूंग के साथ साथ बच्चों मसूर, मसूर, मटर, मटर, चना, चलिए चना भी ले लेता हूं, चना का भी दाल बनता है। ठीक है ना, चना का भी दाल बनता है, चना इत्यादि, चना इत्यादि, चना इत्यादि। ठीक है, प्रमुख दलहनी फसल है। क्या है बाबू? तो प्रमुख प्रमुख दलहनी फसल है, दलहनी 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 फसल है। ठीक है, दलहनी फसल है। ये सभी जो है प्यारे बच्चों अपने संपूर्ण भारत की सबसे बेस्ट दलहनी फसल है। ठीक है, और अगला अगला पॉइंट देखना चाहे प्यारे बच्चों तो हम लोग देख सकते हैं कि अरहर, मूंग, उड़द, दाल, ये कुछ खरीफ फसल जो होता है ना, दाल की श्रेणी में जो खरीफ फसल आता है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो लिख सकते हैं बच्चों कि अरहर, अरहर, मूंग, अरहर और मूंग। और उसके बाद जो है बच्चों यहाँ पे उड़द, उड़द देखें आप लोग, उड़द, उड़द देखें हैं कभी? तो उड़द जो है, अरहर, मूंग, उड़द, दाल खरीफ की फसलें हैं। कैसी फसलें हैं बाबू? खरीफ, खरीफ की
फसलें हैं, ठीक ना, खरीफ की फसलें हैं। कैसी फसलें हैं बाबू? खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अगला पॉइंट देखें बच्चे तो लिख सकते हैं कि चना रबी फसल। कौन कौन से ऐसे दलहन फसल है जिसको रबी फसल की श्रेणी में छांटते हैं? तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों चना, चना, ठीक है, मटर, मटर, मसूर, मसूर, ठीक है, मसूर, और रबी की फसलें हैं। मसूर क्या है जी? मसूर रबी की फसलें हैं, रबी की फसलें हैं, रबी की फसलें हैं जी, ठीक है। चना, मटर, मसूर ये रबी की फसलें हैं, और अरहर, मूंग, उड़द खरीफ की फसलें हैं। आया ना समझ में? ठीक है ना, आ गया ना समझ में? उसके बाद बच्चे मेरे यहाँ पे आगे हम लिख सकते हैं क्या कि दाल का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जी? क्या क्या करना पड़ता है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कि दाल का उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, दाल का उत्पादन बढ़ाने के लिए, दाल का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम, बड़ा बढ़िया ये योजना है जी, राष्ट्रीय दाल विकास, ठीक है, दाल विकास कार्यक्रम है ना, दाल विकास कार्यक्रम, दाल विकास कार्यक्रम कराए कि कब? तो 1986 या 87 में शुरू किया गया, कब शुरू किया गया जी? तो 1986 और 87 में शुरू किया गया था कि दाल का जो है विकास अगर देश में बढ़ जाता है, जिससे दाल का सेवन अत्यधिक लोग करने लगेंगे, जिससे लोगों के शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी, ठीक है ना। आइए बच्चों आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये तो आप लोग दाल के बारे में समझ लिए ना, बहुत अच्छी तरह से समझ लिए। दाल के बारे में इससे ज़्यादा सवाल जो है आपके एग्जाम में कहीं से नहीं पूछता है। लगभग दाल के बारे में जो है सवाल यही सब टॉपिक से पूछे जाते हैं बच्चों। अगर पूछता है कि दाल का उत्पाद बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो मेरे प्यारे लल्ला आप लोग कहेंगे कि 1986 से 87 में, 1986 या 87 में शुरू किया गया था, ठीक है। अब आइए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, हम लोग देखेंगे तिलहन के बारे में कि तिल जो है ना, तिलहन किसको कहते हैं? जिससे तेल निकलता है, जिससे जो है तेल निकलता है उसे कहते हैं प्यारे बच्चों तिलहन, ठीक है ना। तो आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं और देखा जाए तिलहन क्या है और इसमें कौन कौन से जो है दाने आते हैं, फसल आते हैं, ठीक है ना। आइए इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे तिलहन के बारे में। क्या देखेंगे जी? तिलहन के बारे में हम लोग समझेंगे, अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों तिलहन में सबसे पहले जो है स्थान आता है सरसों का। किसका आता है जी? सरसों का आता है, ठीक है। और सरसों के बाद जो है मूंगफली वगैरह देखा जाए, नारियल वगैरह देखा जाए। जैसे नारियल का तेल कभी लगाए हैं आप लोग माथा में? नारियल होता है, ऐसे मूंगफली का तेल होता है। सरसों का तेल जो है सर्वाधिक मात्रा में हमारे भारत में पाया जाता है। तीसी भी होता है, साथ ही साथ तीसी भी होता है। आइए सबके बारे में हम लोग डिटेल्स वाइज यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। तिलहन लिख सकते हैं कि भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। तिलहन उत्पादक देश है, यानी भारत जो है ना विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है, जहाँ पे पेट्रोलियम वाला तेल नहीं, डीजल पेट्रोल वाला नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि जो खाने वाला हो, जो यूज करने वाला हो, जो ईंधन में यूज नहीं किया जाता हो, हमारे दैनिक जीवन में यूज किया जाता हो, उस तिलहन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, ये सारा चीज समझ गए ना। उसके बाद बच्चे हम यहाँ पे लिखेंगे कि देश के कुल कृषिगत भूमि के, लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि देश के कुल कृषिगत भूमि के, है ना जी,
कृषिगत भूमि के कुल कृषिगत भूमि के कितना परसेंट पर तिलहन की फसल उगाई जाती है बाबू मेरे? तो 12%। 12% भूमि पर तेल की फसल उगाई जाती है। तेल की फसल उगाई जाती है। क्लियर है ना? 12% भूमि पर, जितना परसेंट में मतलब 100% में कुल खेती होता है, धान के हो गए, गेहूं के हो गए, बाजरा के हो गए, आपको जो है मक्का के हो गए, तो उसके कुल कृषिगत भूमि के 12% भूमि पर जो है ना केवल तिलहन की फसल उगाई जाती है। आ गया समझ में? चलिए उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं बच्चों। आप लोग यहां पर लिख सकते हैं, जैसे यहां पर अगर देखें ना तो सबसे इसमें मुख्य क्या है बाबू? तो सरसों है। क्या है जी? सरसों। क्योंकि सब लोग चावने का काम करता है ना, जो भी तेल वगैरह में जो है चिकन बनाया जाता है, मटन बनाया जाता है, पूड़ी वगैरह बनाते हैं, छानने वाला जो भी चीजें होती है, ये सब कहाँ होता है? तो सरसों से के तेल से ही इसको हम लोग बनाते हैं। आजकल तो रिफाइंड आ गया है, रिफाइंड में सभी लोग बनाना शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे जो है ना इसमें मस्त, पहले तो मस्त लगता नहीं है, लेकिन रिफाइंड से यह फायदेमंद होता है सरसों, ठीक है। आइए बच्चों उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, कह सकते हैं, हाँ ठीक है ना। अब आइए हम लोग मूंगफली के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तिलहन में सबसे पहले मूंगफली के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला मूंगफली देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। मूंगफली आ गया समझ में? मूंगफली क्या है? तो बबुआ मेरे जो ट्रेन में जाते हैं ना, मूंगफली टाइम पास सुने हैं? वहीं अगर कच्चा अगर बादाम रहता है और उसको हम लोग क्या करते हैं, सरसों से जैसे तेल निकालते हैं ना, उसी प्रकार उससे भी तेल निकाल लेते हैं, तो हम उसी को कहते हैं मूंगफली का तेल है, ठीक है। और आइए यहाँ पे मूंगफली के तेल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और देखिए कैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि यह एक कैसा फसल है बाबू। तो लिखेंगे कि यह एक खरीफ फसल है। कैसा है जी? खरीफ फसल है। यह एक खरीफ फसल है। कौन? तो मूंगफली एक खरीफ फसल है। दूसरा नंबर पॉइंट देखें बच्चों, तो लिखेंगे कि भारत, अगला पॉइंट आपका हो जाएगा कि भारत विश्व में, है ना जी, भारत जो है विश्व में मूंगफली का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा बड़ा यानी दूसरा नंबर पर भारत आता है मूंगफली के उत्पादन में, ठीक है। तो लिखेंगे भारत विश्व में दूसरा बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है, ठीक है ना। कह रहा है कि भारत पूरे विश्व में दूसरा बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है, ठीक है। अगला पॉइंट बच्चों अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि मूंगफली देश के कुल कृषिगत भूमि के कितना परसेंट पर उगाया जाता है, कितना परसेंट पर इसका खेती किया जाता है बाबू? तो यह जो है 3.6% पर उपजाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू कि मूंगफली भारत के कुल कृषिगत भूमि के 3.6% भूमि पर उगाया जाता है। आ रहा समझ में? उगाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट बच्चों अगर देखना चाहे ना तो हम ये कह सकते हैं कि मूंगफली की उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है बाबू? मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो लिखेंगे प्यारे बच्चों कि मूंगफली का उत्पादन जो है कहाँ होता है सबसे ज्यादा? तो लिखेंगे गुजरात में। गुजरात कहाँ होता है बाबू? तो गुजरात हो जाएगा। उसके बाद आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, गुजरात हो जाएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है देखें तो महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में होता है।
महाराष्ट्र में होता होता है। कहाँ होता है जी? इसका जो है गुजरात में हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। यानी कि इन सभी जगहों पर सबसे ज्यादा मूंगफली उपजाया जाता है, ठीक है। तो चलिए मूंगफली के बारे में भी हम लोग यहाँ पर देख लिए बच्चों। अब चलते हैं हम डायरेक्ट कहाँ बढ़ते हैं बच्चों? तो अब हम लोग देखेंगे सरसों। सरसों के बारे में अब हम लोग देखेंगे जी, ठीक है ना। किसके बारे में? सरसों के बारे में, ठीक है। आइए बच्चों अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सरसों के बारे में बाबू, है ना। आइए आइए बाबू, इसके बाद हम लोग देखेंगे सरसों के बारे में, जो कि बहुत ही जबरदस्त पॉइंट होने वाला है आप सभी विद्यार्थीगण के लिए। यहाँ पे सरसों के बारे में जो है आपके एग्जाम में हमेशा सवाल पूछा जाता है और यहाँ से सभी लोग अच्छे से समझेंगे सरसों के बारे में, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे सरसों। सरसों कभी देखे हैं? सरसों पे कितना गाने भी बनाए गए हैं, भोजपुरी गाने भी बनाए गए हैं, हिंदी गाने भी बनाए गए हैं, आप सभी लोग सुने ही होंगे, ठीक है ना। तो चलिए बाबू आइए आप लोग यहाँ पे सभी बच्चे जो है ध्यान पूर्वक देखेंगे कि सवाल क्या कह रहा है सरसों के बारे में, आखिर सवाल क्या क्या उठ सकता है बच्चों, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर कह रहा है कि सरसों के अंतर्गत क्या क्या। देखिए सरसों जो है ना एक मतलब कि पूरा भंडार होता है, एक नाम होता है, कॉमन नाम होता है, उसके अंतर्गत कई दाने आते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कि सरसों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं बाबू? तो आपको राई आता है, राई। सरसों के अंतर्गत एक राई आता है, देखिए राई, उसके बाद तोरिया, जिसको तोरी कहा जाता है, तोरिया आता है, ठीक है। राई, तोरिया, उसके बाद तारामीरा। क्या क्या आता है जी? तारामीरा, एक तारामीरा भी होता है। देखिएगा यहाँ पर राई होता है, तोरिया होता है, जिसको लोग कहाँ क्या बोलते हैं जी? तोरी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक तारामीरा भी आता है यहाँ पर, और तारामीरा के बाद में सरसों आता है, एक सरसों आदि और भी कुछ कुछ आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इतना ही लिख रहा हूँ, सरसों आदि आते हैं, सरसों के अंतर्गत राई, तोरिया, तारामीरा और सरसों आदि आते हैं। आ गया समझ में? यहाँ तक आ गया ना समझ में? चलिए उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि सरसों उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। क्या जी? सरसों उपोष्ण कटिबंधीय फसल है ना जी। उपोष्ण कटिबंधीय, अगर परीक्षा में पूछता है कि किस ऋतु से संबंधित होता है सरसों, तो कहेंगे उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण यानी ज्यादा गर्मी वाला नहीं और ज्यादा ठंडा वाला भी नहीं, उपोष्ण कटिबंधीय है, यानी दोनों मिक्स होना चाहिए मौसम, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों सरसों के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि देश का सबसे अधिक उत्पादन, सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो लिखेंगे कि इसका सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है बाबू? इसका सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में होता है। कहाँ होता है जी? राजस्थान में, ठीक है। इसका सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है बाबू? तो राजस्थान में होता है, दिमाग में रखिएगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद बाबू और भी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं सरसों जो है और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? तो यह मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बाबू? तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि राजस्थान यहाँ, यानी कि यहाँ तो सबसे अधिक पाया जाता है ना, राजस्थान, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पश्चिम बंगाल भी है ना, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं,
ठीक है ना। कहाँ कहाँ जी, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश में, मतलब कि अच्छा मात्रा में पाया जाता है। क्या है, क्या पाया जाता है, तो सरसों, ठीक है ना। सरसों जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं जी, ये सभी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में, सॉरी पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। अब जो है तिल के बारे में अगर हम थोड़ा सा समझना चाहें बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तिल ज्यादा नहीं ना, इसलिए इसको थोड़ा सा पॉइंट बना के लिख दिया है। तिल को हम कह सकते हैं, चलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे एक पॉइंट में ही लिख देते हैं कि तिल, तिल कैसा फसल है बाबू, तिल से भी क्या बनता है, मकर संक्रांति में उसे लाई बनाया जाते हैं और सभी बच्चे जो है सुबह सुबह नहा करके खाते हैं ना, हम उसी को तिल कहते हैं, छोटा छोटा तीसी जैसे होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि तिल खरीफ और रबी दोनों फसल है, तिल खरीफ, खरीफ और रबी, रबी ये दोनों फसल है ना, ये दोनों फसल है। इसकी खासियत है कि यह जो है खरीफ भी है और रबी भी है, क्योंकि दोनों मौसम के बीचों बीच में इस फसल को लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम कह सकते हैं एक अंडी फसल होता है, अंडी, ठीक है ना, अंडी, अंडी कैसा फसल है बाबू, तो अंडी के बारे में अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि खरीफ और रबी दोनों फसल है, ये भी खरीफ और रबी दोनों फसल है, अंडी भी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर सोयाबीन, सोयाबीन, सोयाबीन कैसा फसल है बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं कि यह मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में उपजाया जाता है। सोयाबीन के बारे में अगर देखें तो लिखेंगे कि यह कहाँ कहाँ, तो लिखेंगे बच्चों कि मध्य प्रदेश, यह जो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में उपजाया जाता है, एवं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, अरे सॉरी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में उपजाए, उपजाए जाते हैं, उपजाए जाते हैं, ठीक है ना। ये सोयाबीन जो होता है ना, यह मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में भी उपजाए जाते हैं। आगे समझ में, आगे समझ में जी, आगे बढ़ जाएं। अब देखिए एक और छोटा सा पॉइंट आएगा, सूरजमुखी सूरजमुखी जो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में होता है, सूरजमुखी, यहाँ पे देख लेना बच्चों, सूरजमुखी, सूरजमुखी ये कहाँ कहाँ उपजाए जाते हैं जी, ये कहाँ कहाँ उपजाए जाते हैं, तो यह जो है कर्नाटक, कर्नाटक और प्लस आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश, और देखें बच्चों तो और इसमें कुछ राज्य का नाम जोड़ सकते हैं। सूरजमुखी और कहाँ कहाँ पाए जाते होंगे बच्चों, बोलिए जल्दी से, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ प्यारे बच्चों महाराष्ट्र में उपजाया जाता है। कहाँ जी, तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में उपजाए जाते हैं सूरजमुखी, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में उपजाए जाते हैं, ठीक है। अब चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, जो कि हम लोग का अगला पॉइंट होने वाला है, चाय पढ़ेंगे अगला पॉइंट, ठीक है। और चाय के बाद क्या पढ़ेंगे जी, तो चाय के बाद कभी कभी बारात में गए हैं, पिए होंगे, चाय और कॉफी दोनों पाया जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चाय के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम कॉफी के बारे में भी पढ़ेंगे बच्चों, है ना। आइए बढ़ते हैं आगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट सभी बच्चे जो है कर लेंगे जल्दी से, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्ट, जो सुबह सुबह जगते हैं और लोग कहते हैं कि चाय बना दो, हमें चाय पीना है, हम उसी चाय के बारे में देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, तो चाय के बारे में, है ना, कि चाय कहाँ कहाँ पाया जाता है और सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है और चाय क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जी, ठीक है। तो आइए बच्चों, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों, चाय के बारे में मेन चीज़ क्या होने वाला है, हम कह सकते हैं कि चाय एक सदाबहार झाड़ी होती है। क्या होता है जी, तो कहेंगे कि चाय एक सदाबहार, सदाबहार क्या होता है, तो झाड़ी होता है, झाड़ी होता है, क्लियर है। चाय जो है एक सदाबहार क्या होता है बच्चों मेरे, तो झाड़ी होता है। चाय एक सदाबहार झाड़ी होता है जिसके पत्तियों को सुखाकर, क्या लिखेंगे बच्चों, जिसके पत्तियों को सुखाकर, जिसके पत्तियों को
सुखाकर सुखाकर क्या बनाया जाता है बाबू? पत्तियों को सुखाकर चाय बनाई जाती है। चाय बनाई जाती है। इसके पत्तियों को सुखाकर क्या बनाया जाता है? तो चाय बनाया जाता है। ठीक है, पत्ती सूख जाते हैं, छोटा छोटा भाग में बट जाता है, बस छोटा छोटा भाग में बट गया, सूख करके काला हो जाता है, बस उसी को कहते हैं कि यह चाय है। उसको डायरेक्ट गर्म पानी में डालिए, दूध डालिए और उसी चाय को पानी में डालिए, बन गया चाय। ठीक है, और चीनी भी डालना पड़ता है। ठीक है, आइए बच्चों आगे बढ़े थोड़ा सा, और चाय के बारे में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चाय में थीन नामक एक पदार्थ होता है। क्या लिख सकते हैं बच्चों? कि चाय में थीन थीन नामक एक पदार्थ होता है। क्या होता है जी? एक पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है जी? तो थीन नामक एक पदार्थ होता है। किसमें? तो चाय में। ठीक है, एक पदार्थ होता है। अब कह रहा है कि इसके पीने इसके पीने जिसे पीने से हल्की ताजगी महसूस होती है, होता है जिसे, लिख सकते हैं कि जिसे पीने से हल्की ताजगी, हल्की ज़्यादा नहीं, हल्की ताजगी महसूस होती है। ताजगी महसूस होती है। इसको पीने से हल्की ताजगी क्या होती है बच्चों? महसूस होती है। हल्की ताजगी महसूस होती है। ठीक है ना, हल्की ताजगी महसूस होती है। ठीक है, इसमें कैफीन भी होता है बच्चों। इसमें जो है ना कैफीन भी होता है। कैफीन होता है इसमें। क्या होता है जी? कैफीन और टैनिन नामक तत्व पाए जाते हैं। कैफीन और टैनिन ये भी दोनों पाए जाते हैं चाय में आपके। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चे मेरे, अब यहाँ पे चाय की खासियत क्या है बच्चों? कहेंगे कि चाय के उत्पादन में भारत विश्व का दूसरा स्थान है। चाय के उत्पादन में भारत विश्व का दूसरा स्थान है बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे चाय के उत्पादन में भारत विश्व का, पूरी दुनिया में विश्व का दूसरा बड़ा देश है। दूसरा बड़ा देश है। ठीक है ना, चाय के उत्पादन में भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। विश्व का दूसरा बड़ा देश है बच्चों। ठीक है ना, अब चाय की खपत भारत का विश्व में पहला स्थान है। चाय के खपत में, चाय का खपत कहाँ होता है बच्चों ज़्यादा? तो लिखेंगे चाय के खपत में भारत एक नंबर पर है। कितना नंबर पर है? एक नंबर पर है। एक नंबर पर है। चाय का खपत सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चाय सबसे ज़्यादा कहाँ खपता है? तो वह भारत में खपता है। ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे बहुत सारे लोग तो दिन भर चाय पीते रहते हैं, 3 बार 4 बार 5 बार, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि 10 बार भी चाय पी लेते हैं भारत में। ठीक है, और हमने अपनी आंखों से देखा है कि 10 बार भी वे लोग चाय पी लेते हैं। इसलिए चाय की खपत में भारत एक नंबर पर है, यानी पहला स्थान है। पहला स्थान है, भारत का पहला स्थान है बच्चों। ठीक है, चाय के खपत में। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अभी चाय के बारे में कुछ पॉइंट्स बाकी हैं, आइए उसको भी निपटा लिया जाए। ठीक है, आइए बच्चों, इसके बाद हमारा पॉइंट होने वाला है, हम चाय के बारे में और क्या क्या कह सकते हैं बाबू मेरे। तो अगला पॉइंट हम लोग का देखिए, चाय के बारे में क्या हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि चाय की खेती अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले कहाँ किया गया था? बोलिए जल्दी से। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चाय की खेती सबसे पहले चाय की खेती सबसे पहले कहाँ किया गया था जी? तो अंग्रेजों द्वारा असम के अंग्रेजों द्वारा असम के कौन सी घाटी? तो ब्रह्मपुत्र घाटी में, ब्रह्मपुत्र घाटी में
ब्रह्मपुत्र घाटी में 1840 में किया गया। 1840 में किया गया। कब किया गया था जी? 1840 में। किसके द्वारा? तो अंग्रेजों द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला पॉइंट बच्चों मेरे अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि चाय उष्ण तथा शीतोष्ण, उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध पौधा है। कह सकते हैं कि चाय उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ठीक है, फसल है। कैसा कैसा बाबू? तो उष्ण भी और उपोष्ण भी, दोनों मौसम में, दोनों ऋतु में ये फसल उगाए जा सकते हैं। ठीक है, दोनों ऋतु में ये फसल उगाए जा सकते हैं बच्चों। अगला पॉइंट हम लोग का होने वाला है, ये कह सकते हैं कि चाय के लिए, यहां देखें बच्चों, चाय के लिए तापमान कितना चाहिए जी? तापमान कितना चाहिए? तो 25 डिग्री से 30 डिग्री तक तापमान चाहिए। चाय के लिए 25 डिग्री या फिर 30 डिग्री तक क्या चाहिए बच्चों? तो तापमान चाहिए। ठीक है। आइए उसके बाद बच्चों यहाँ पे अगर देखें तो आप ये कह सकते हैं कि चाय के लिए वर्षा कितना होना चाहिए? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे बच्चों कि चाय के लिए 200 से 250 सेंटीमीटर ना, हाँ 250 सीएम वर्षा आवश्यक है। ठीक है, या तो 200 सेंटीमीटर होना चाहिए या फिर चलिए 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया ना बाबू? अब जो है लगभग चाय के मैटर को हम लोग समाप्त कर लिए। अब हम लोग आगे देख रहे हैं बच्चों, किसके मैटर में बात करेंगे? तो अब जो है कॉफी के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब कॉफी का डिटेल्स वाइज हम लोग नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। शुरू करें ना? चलिए कॉफी पढ़ाएं आपको ना, कॉफी शुरू करें। आइए कॉफी के बारे में हम लोग देखते हैं बच्चों। ठीक है, आइए इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे कॉफी के बारे में। ठीक है, चाय तो देख लिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉफी के बारे में। ठीक है ना? तो यहाँ पे कह रहा है कि कॉफी भी एक क्या है बच्चों? तो पेय पदार्थ है। कॉफी क्या है बच्चों? तो कॉफी एक पेय पदार्थ है, यानी कि पीने वाला पदार्थ है, पेय पदार्थ है। ठीक है, कॉफी भी क्या बच्चों? तो एक पेय पदार्थ है, यानी कि पीने वाला पदार्थ है बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखना चाहें बच्चों तो हम ये लिख सकते हैं कि कॉफी एक प्रकार की झाड़ी पर लगे फल के बीज द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या लिखेंगे बच्चों? कि कॉफी एक प्रकार के झाड़ी पर लगे बीज द्वारा क्या होता है बाबू? तो प्राप्त होता है। ठीक है ना? ये कॉफी जो है ना, एक प्रकार के झाड़ी पर एक बिया जैसे लगा रहता है ना, जिसको बीज कहते हैं, बीज द्वारा क्या होता है कि यह प्राप्त होता है। ठीक है, अगला पॉइंट अगर लिखना चाहें बच्चों तो हम लिख सकते हैं कि कॉफी के फल को एकत्रित कर, कॉफी एक फल से निकलता है, यानी लिखेंगे कॉफी के फल को एकत्रित कर कॉफी के फल को एकत्रित कर बीज को भूना जाता है। उसके बाद आग पर जो है ना कढ़ाई वगैरह में रख के उसको भून दिया जाता है। उसके बाद उसको क्या करते हैं? तो पीसते हैं और तब जाके उसका पाउडर बना देते हैं। ठीक है, पीस कर पाउडर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो पाउडर बनाते हैं, यानी कि जब पाउडर जैसे बना देते हैं ना, तब उसमें तब कहा जाता है कि कॉफी मानव श्रम की क्या बनाते हैं बाबू? सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, पाउडर बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद कह सकते हैं पाउडर बनाते हैं, तब हम
उसका उपयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। यानी कि पाउडर जो है ना, पाउडर को गर्म जल में जो है यूज करके तब जा करके कॉफ़ी को बनाया जाता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे क्या कि भारत में कॉफ़ी कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, और सबसे अधिक उत्पादन इसका कहाँ होता है। दो मेन पॉइंट और हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, लिखेंगे कि भारत में कॉफ़ी, आइए देखते हैं किन किन राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, तो कॉफ़ी जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु। ठीक है, और तमिलनाडु के बाद प्यारे बच्चों हम लोग इसको त्रिपुरा में पाते हैं। ठीक है ना, यानी त्रिपुरा में पाया जाता है, त्रिपुरा में भी पाया जाता है। बच्चों एक और पॉइंट रह गए कि इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है बच्चों। तो इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है कर्नाटक में होता है, कर्नाटक में होता है। सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है बच्चों। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है जी, कर्नाटक में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों कॉफी के लिए कुछ विशेष बात है, यहाँ पे आप लोग समझेंगे। कह रहे कि कॉफी की 3 किस्में हैं। कॉफी की कितने किस्में हैं, कॉफी की कितने किस्में हैं बच्चों। तो कॉफी की जो है 3 किस्में हैं। यहाँ पे बच्चों देखेंगे आप लोग 1, 2 और यहाँ पे तीसरा लिखूंगा। ठीक है ना, कॉफी की कितने किस्म है बाबू, तो 3 किस्म है। ठीक है, पहला क्या हो जाएंगे बाबू, पहला यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्या हो जाएंगे, तो पहला हो जाएंगे अरेबिका, अरेबिका। ठीक है ना, पहला हो जाएगा अरेबिका, दूसरा हो जाएगा लेबेरिका, अब अरेबिका लेबेरिका। ठीक है, लेबेरिका, उसके बाद हो जाएगा रोबस्ता। ऐसे ही सवाल बच्चों जब परीक्षा में पूछता है ना, तो बच्चे कहते हैं कि सवाल जो था आउट ऑफ सिलेबस था। लेकिन नहीं बच्चों, कॉफी का प्रकार आप लोग 3 टाइप से यहाँ पे पढ़ चुके। कौन कौन, अरेबिका, लेबेरिका और रोबस्ता। अरेबिका, लेबेरिका और रोबस्ता। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसे इस चीज को याद रखेंगे बच्चों, इस चीज को क्या करेंगे कि याद रखेंगे। और बताओ कि भारत में कौन उपजाई जाती है बच्चों, भारत में इसमें से कौन सी किस्म उपजाई जाती है। तो भारत में जो है ना, भारत में अगर देखा जाए बच्चों तो अरेबिका उपजाया जाता है। अरेबिका जो है भारत में उपजाया जाता है, भारत में अरेबिका उपजाया जाता है। ठीक है, भारत में जो है अरेबिका उपजाया जाता है। ठीक है, आगे समझ में। तो यहाँ तक बच्चों हमने समझा कि यह एक पेय पदार्थ है। कॉफ़ी झाड़ी पर लगे बीज से निकाला जाता है। ठीक है, कॉफ़ी फल को एकत्रित कर उसे भून करके पीस करके और तब हम उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद सबसे अगर देखा जाए तो किन किन राज्यों में पाया जाता है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, त्रिपुरा में पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। और उसमें भी सबसे ज़्यादा बच्चों अगर पूछता है तो कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, भारत में किस प्रकार का कॉफ़ी उपजाया जाता है, तो अरेबिका नामक अरेबिका किस्म का कॉफ़ी उपजाया जाता है भारत में। ठीक है, आगे बढ़ जाए ना, इतना सारा कंप्लीट हो गया ना, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे देखते हैं कि कौन सा पॉइंट हम लोग को पढ़ना है। ठीक है ना, आइए अब आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे बागवानी फसलें। बागवानी, जिस फसलों से फुलवारी लगाया जाता है ना, जिससे बगीचा बनाया जाता है, बगीचा वाला फसल भी इसे हम लोग कह सकते हैं। तो बागवानी फसलों के बारे में क्या करना है बाबू, तो अब हमें पढ़ना है, बागवानी फसलों के बारे में अब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश बागवानी में आगे है, तो उत्तर प्रदेश ही ना लिखेंगे, तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश, उसके बाद लिखेंगे बच्चों आंध्र प्रदेश, उसके बाद लिखेंगे महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद बच्चों लिखेंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, बंगाल। फिर लिखेंगे बच्चों बिहार। बताओ आप लोग किसके लिए ये सभी राज्य प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आम के लिए, आम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? आम के लिए प्रसिद्ध है, आम के लिए प्रसिद्ध है, आम के लिए, आम के लिए, ठीक है। और अगर देखा जाए बच्चों तो बिहार और बिहार से भी ज़्यादा नहीं ये प्रसिद्ध है। ये लिख सकते हैं पश्चिम बंगाल आम के लिए प्रसिद्ध है, आम के लिए, ठीक है, आम के लिए। बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश किसके लिए? तो लीची के लिए, लीची के लिए, है ना। बिहार और ये उत्तर प्रदेश किसके लिए? तो लीची के लिए। हम तो समझ बैठे थे कि बिहार भी आम के लिए भी ही प्रसिद्ध है, लेकिन आम से भी ज़्यादा बिहार में क्या होता है? तो लीची होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि बिहार और उत्तर प्रदेश किसके लिए? तो लीची के लिए, लीची के लिए। फिर कह रहा है कि मेघालय, उसके बाद है कि मेघालय, ठीक है, मेघालय अनानास के लिए। किसके लिए जी? अनानास, अनानास के लिए, ठीक है। और देखें बच्चों, और देखें अनानास के लिए। फिर कह रहा है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र अंगूर के लिए, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और महाराष्ट्र अंगूर के लिए। किसके लिए जी? तो अंगूर के लिए, किसके लिए? अंगूर के लिए, है ना, अंगूर के लिए, अंगूर के लिए। फिर कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश सभी राज्यों को समेट रहा है। धीरे धीरे बच्चों ध्यान से समझेंगे। हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद क्या है बच्चों? और जम्मू कश्मीर। सभी लोग जम्मू कश्मीर को ही जानते हैं सेब के लिए, ठीक है। लेकिन याद रखना बच्चों कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो है ना हिमाचल प्रदेश भी सेब के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सेब के लिए, है ना। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जो है सेब के लिए, ठीक है। उसके बाद देखा जाए बच्चों केवल सेब ही नहीं, ठीक है। यानी कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सेब कॉमा नाशपाती, सेब कॉमा नाशपाती, ठीक है, नाशपाती। उसके बाद खुबानी, एक और आता है खुबानी जंगली एरिया में होता है ये भी, ठीक है। खुबानी और अखरोट के लिए प्रसिद्ध है, और अखरोट के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, ठीक है। सभी प्यारे बच्चे जो है यहाँ तक समझ पा रहे होंगे कि देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि देखना यहाँ पे आंध्र प्रदेश, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए जी? आम के लिए। फिर कह रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश लीची के लिए। फिर कह रहा है कि मेघालय अनानास के लिए, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र किसके लिए? तो अंगूर के लिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सेब, नाशपाती, खुबानी, ठीक है, और अखरोट के लिए प्रसिद्ध है। और क्या जी? तो अखरोट के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, ठीक है ना। तो ये थे क्या जी? तो बागवानी फसलें थे ये सभी, ठीक है ना। इससे क्या लगाए जाते हैं? तो बाग बगीचा लगाया जाता है। जो बच्चे जाते हैं और हाथ से नहीं टूटता है तो नीचे से ढेला उठा के पीट के उसको तोड़ लेते हैं, और तोड़ने के बाद में क्या करते हैं कि उसको खा लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों बागवानी फसलें। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि बाग में जाते हैं अंगूर तोड़ने के लिए, जामुन को तोड़ने के लिए, लीची को तोड़ने के लिए, और गिर जाते हैं पेड़ से तो हाथ पैर भी टूट जाते हैं। ऐसा भी घटना देखने के लिए कभी कभी मिल जाता है, ठीक है।
तो आइए बच्चों, अब हम लोग देख लिए बागवानी फसलों के बारे में, और बागवानी फसलों के बाद में चलिए आगे देखते हैं कि हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है। ठीक है, आइए आइए बाबू आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अगला पॉइंट हम लोग का होने वाला है कुछ जैसे कि नारियल वगैरह है, कुछ और भी फल है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, और भी वो भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे बाबू। कह रहा है कि नागपुर एवं चेरापूंजी, ठीक है, नागपुर, नागपुर के बारे में देखेंगे। कह रहा है कि नागपुर और चेरापूंजी, चेरापूंजी, नागपुर और चेरापूंजी, ठीक है, कह रहा है नागपुर एवं चेरापूंजी का सतारा होना चाहिए। ठीक है, सतारा। फिर कह रहा है मुजफ्फरपुर, नहीं ना, नागपुर और चेरापूंजी संतरा हो जाएगा, संतरा के लिए। किसके लिए जी? संतरा के लिए, संतरा के लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर कह रहा है कि मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर। आइए यहाँ पे देखते हैं क्या, मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर किसके लिए? मुजफ्फरपुर किसके लिए जी? तो मुजफ्फरपुर लीची के लिए, मुजफ्फरपुर का लीची, सुने हैं ना, मुजफ्फरपुर लीची के लिए, मुजफ्फरपुर लीची के लिए। और फिर कह रहा है कि जलगांव केला के लिए। फिर कह रहा है बाबू कि जलगांव, जलगांव जो है केला के लिए। किसके लिए? तो केला के लिए। जलगांव किसके लिए बाबू? तो केला के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए? तो नागपुर चेरापूंजी संतरा के लिए, मुजफ्फरपुर किसके लिए? तो लीची के लिए, और जलगांव का रहा है कि केला के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। ठीक है, जलगांव जो है केला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्ध है। उसके बाद कर रहा है काजू उत्पादन कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है बाबू? काजू का उत्पादन कहाँ सबसे ज्यादा होता है? तो लिखेंगे कि काजू का उत्पादन, काजू का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है बाबू? तो काजू का उत्पादन जो है केरल एवं आंध्र प्रदेश में होता है। केरल एवं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश, केरल एवं आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, केरल और आंध्र प्रदेश दोनों जगह होता है, केरल और आंध्र प्रदेश दोनों जगह किसका सबसे ज्यादा उत्पादन? तो काजू का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट क्या होने वाला है बाबू? अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि भारत विश्व में काजू का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। सबसे ज्यादा काजू कहाँ से जाता है दूसरे देश में? तो भारत से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि भारत विश्व में काजू का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत काजू का विश्व में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक, सबसे बड़ा निर्यातक देश है। सबसे बड़ा निर्यातक देश है, निर्यातक देश है, सबसे बड़ा निर्यातक देश काजू का तो भारत है। ठीक है, काजू का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत ही है बच्चों। ठीक है, अब आइए बाबू उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है कि काली मिर्च की खेती अब आइए काली मिर्च पे थोड़ा सा चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है काली मिर्च की खेती, काली मिर्च की खेती कहाँ होता है बाबू? तो काली मिर्च की खेती केरल के पश्चिमी घाट प्रदेश में होती है। खेती केरल के पश्चिमी घाट, केरल के पश्चिमी घाट प्रदेश में होती है। एक पश्चिमी घाट प्रदेश है, वहीं पे होती है, प्रदेश में होती है, पश्चिमी घाट प्रदेश में होती है बच्चों। क्लियर है? उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बाबू, नेक्स्ट पॉइंट अभी बाकी है कि नारियल की कृषि कहाँ होती है? नारियल
सभी लोग जान रहे होंगे, लगभग लोग जानते होंगे कि नारियल की कृषि कृषि कहाँ कहाँ होता है बाबू। तो नारियल की कृषि जो है आपको केरल में, सबसे ज़्यादा नारियल केरल में मिलता है। वहाँ पे नारियल तेल से लोग क्या करते हैं कि सब्जी भी बना लेते हैं। हम लोग यहाँ खाली माथा में लगाने का ना काम करते हैं, वहाँ पे लोग सब्जी भी नारियल तेल में बना लेते हैं। ठीक है, तो केरल केरल हो जाएगा। उसके बाद तमिलनाडु में भी मिलता है। कहाँ बाबू, तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। उसके बाद है बाबू आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के साथ ही साथ कहाँ मिलता है बाबू, तो और कर्नाटक के तटीय प्रदेश में होता है। कर्नाटक के बीचों बीच नहीं, कर्नाटक कर्नाटक के तटीय प्रदेश में। कैसे प्रदेश में, तो तटीय तटीय प्रदेश में, प्रदेश में केरल के सॉरी कर्नाटक के तटीय प्रदेश में होती है, तटीय प्रदेश में होती है। ठीक है, तटीय प्रदेश में, केरल के तटीय प्रदेश में होती है। ठीक है, काली मिर्च, काली मिर्च की खेती केरल के पश्चिमी घाट प्रदेश में होती है। काली मिर्च केरल के पश्चिमी घाट प्रदेश में, केरल के पश्चिमी घाट प्रदेश में होती है काली मिर्च की खेती। ठीक है, उसके बाद कर रहा है नारियल की कृषि सबसे ज़्यादा केरल में, उसके बाद तमिलनाडु में, तब आंध्र प्रदेश में और तब कर्नाटक के कैसन, तो तटीय प्रदेश में होती है। ठीक है, ठीक है ना। अब चलिए बच्चों आगे हम लोग पढ़ेंगे तो रबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा सा रबर के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चे। ठीक है, आइए बाबू इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो रबर, रबर के बारे में हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, कह रहा है कि रबर की कृषि 1880 में कहाँ हुआ था, तो केरल में हुआ था। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि रबर की खेती, रबर की खेती कब हुआ था बाबू, तो 1880 में। कब, तो 1880 में, 80 ट्रावनकोर में हुआ था, ट्रावनकोर और मालाबार, और मालाबार। ठीक है ना, ट्रावनकोर और मालाबार, ट्रावनकोर और मालाबार में शुरू हुआ था, मालाबार में शुरू हुआ था, शुरू हुआ था, ट्रावनकोर और मालाबार में शुरू हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा कह रहा है कि रबड़ की उत्पादन कब शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, तो यहाँ पे देखना कह रहा है कि रबर की खेती यहाँ पे हुआ था। ठीक है, कब, तो 1880 में ट्रावनकोर और मालाबार में शुरू हुआ था, केवल खेती। लेकिन इसका उत्पादन कब हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे कि रबर का उत्पादन, उत्पादन रबर का जो है ना उत्पादन कब हुआ था बच्चे, तो रबर का उत्पादन 1902 में हुआ। रबर का उत्पादन कब हुआ, तो 1902 में हुआ। ठीक है, व्यापार भी इसका तब से होने लगा, 1902 से इसका व्यापार भी होने लगा। ठीक है ना, ठीक है ना। अब उसके बाद चलेंगे बच्चों रबर के उत्पादन के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। लिखेंगे बच्चों कि रबर, रबर केरल, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, रबर जो है केरल में, तमिलनाडु में। ठीक है, कर्नाटक लिख सकते हैं आप लोग, कर्नाटक, कर्नाटक तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद हो जाएगा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है, निकोबार और मेघालय में उपजाया जाता है, और मेघालय में, कहाँ बाबू, मेघालय में, मेघालय में उपजाया जाता है, मेघालय में उपजाया जाता है। ठीक है, रबर कहाँ कहाँ उपजाया जाता है जी, तो यहाँ से समझेंगे केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, अंडमान निकोबार, और मेरे प्यारे बच्चों मेघालय में भी इसको उपजाया जाता है। किसको, तो रबर को। ठीक है, समझ लेना रबर के बारे में। अब जो है हम लोग देखेंगे रेशेदार फसल को, कैसे, तो रेशेदार फसल को हम लोग देखेंगे बच्चों, है ना। आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको। आइए बाबू इसके बाद हम लोग देखेंगे रेशेदार फसल के बारे में, कि रेशेदार फसल
आखिर क्या है, छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। तो रेशेदार फसल किसे कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे बच्चों कि कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। क्या लिखेंगे बाबू, कपास, कपास, जूट लिखेंगे, उसके बाद सन होता है, कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम, और प्राकृतिक, क्या कर रहा है बाबू, प्राकृतिक रेशम। प्राकृतिक रेशम जो है कर रहा है कि भारत का 4 प्रमुख रेशेदार फसल है। भारत का 4 प्रमुख रेशेदार फसल है। कैसा जी, तो रेशेदार फसल है। कौन कौन, तो कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। ये 4 ठो जो है ना प्रकार है रेशम का, ये भारत का प्रमुख रेशेदार फसल है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि प्राकृतिक रेशम रेशम की कीड़ा की कोकून से प्राप्त होता है, ठीक है। कह रहा है कि प्राकृतिक रेशम जो है, प्राकृतिक रेशम जो है कोकून के रेशम के कीड़ा, फिर एक बार लिखेंगे, रेशम के कीड़ा, रेशम का कीड़ा किसको खाकर जी, तो कीड़ा कोकून से प्राप्त होता है। रेशम का कीड़ा कोकून से प्राप्त होता है, कोकून से प्राप्त होता है, ठीक है। यहां पर कह रहा है कि प्राकृतिक रेशम का कीड़ा कोकून से प्राप्त होता है। रेशम का कीड़ा कोकून से प्राप्त होता है बच्चों, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग का क्या होने वाला है, कह रहा है कि रेशम का कीड़ा किसके पत्तों पर रहता है बाबू, किसका पत्ता खा करके बड़ा होता है, किसका पत्ता, तो लिखेंगे यहाँ पर कि रेशम का कीड़ा शहतूत का पत्ता खाकर शहतूत का पत्ता खाकर और क्या होता है बाबू, तो बड़ा होता है। शहतूत का पत्ता खाकर बड़ा होता है। रेशम का कीड़ा शहतूत का पत्ता खाकर के क्या होता है बाबू, तो बड़ा होता है। रेशम का कीड़ा के बारे में ज्यादा और कुछ नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है ना। तो आइए बच्चों, फिर हम कल लेकर के आ रहे हैं कपास को, जूट और सन को पढ़ेंगे और प्राकृतिक रेशम को पढ़ेंगे कल के क्लास में, ठीक है ना। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। जो बच्चे लगातार क्लास को देख रहे थे, मेरे कदम से कदम मिला करके देख रहे थे और इस क्लास को अंत तक जो बच्चे देखे हैं उनको मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद है। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, और चलिए फिर कल हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे जी, तो कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम के बारे में पढ़ेंगे। और ये संपूर्ण जो है कृषि चैप्टर एक तरह से समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम लोग लेकर के आएंगे किसको, तो ऑब्जेक्टिव को। यानी कि इस चैप्टर से केवल 2 क्लास और होंगे, एक सब्जेक्टिव का और एक ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना। तो आगे सभी बच्चे, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, सभी लोग तैयार रहेंगे क्लास के लिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले क्लास में। टाटा, गुड बाय।